हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है उसको समझा था। हमने ये देखा था कि ग्लास स्लैब, जो आपका कांच का स्लैब होता है, उसमें किस तरीके से आपका क्या होता है, प्रकाश का जो आपका अपवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है। हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा था। इसके बाद हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया था। अब हम बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट के, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें इसमें, यानी वायुमंडल में जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो वायुमंडल होता है उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से रोल प्ले करता है, यानी किस तरीके से रिफ्रैक्शन की वजह से आपको बहुत सारे फिनोमेना यानी परिघटना देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक परिघटना जो है वो है कि सुबह के समय यानी सूर्योदय से पूर्व और जो आपका सूर्यास्त होने के बाद तक आपको जो सूर्य है वो आसमान में दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है और इसके पीछे रिफ्रैक्शन का किस तरीके से रोल है, इसको हम समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपवर्तन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो हम ये जानते हैं, हमने ये देखा है कि आपने कई बार इस तरीके को देखा होगा कि जब एक्चुअल सनराइज यानी वास्तविक सूर्योदय होता है या वास्तविक सनसेट होता है यानी सूर्यास्त होता है, उससे पहले भी या उसके बाद भी आपको सूर्य यानी सन दिखाई देता है। यानी जैसे कि हम इस इमेज को देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारा जो सूर्य है वो होराइजन से यानी क्षितिज से नीचे है, यानी अभी सूर्योदय होने ही वाला है, लेकिन हमें सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो होराइजन यानी क्षितिज से ऊपर है। उसी तरीके से अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो उस समय भी जब सूर्य डूब जाता है तब भी यानी जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तब भी हमें जो हमारा सूर्य है वो दिखाई देता है। तो बेसिकली हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है, यानी वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय से पूर्व, वास्तविक सूर्योदय से पूर्व और वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य यानी जो आपका सन होता है, ठीक है, सन क्यों दिखाई देता है ये हम जान। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है यानी पृथ्वी है, उसके चारों तरफ क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, यानी क्या है, वायुमंडल है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो घनत्व है गैसों का वो ग्राउंड लेवल से यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी जो डेंसिटी है गैसेस की, यानी कि जो आपकी क्या है, गैसों का घनत्व है वो ऊपर जाते हुए क्या होता है, कम होता जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि सूर्य कहाँ पे है, हमारे एटमॉस्फेयर से काफी दूर है। तो बेसिकली वहां से जब सन रेज एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में आती है तो हम ये समझ सकते हैं कि मीडियम का चेंज हो रहा है, यानी जो माध्यम है उसका चेंज हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक जैसा नहीं है, उसमें गैस की डेंसिटी पृथ्वी के पास ज्यादा है, और अगर हम पृथ्वी से दूर जाएं तो गैस की जो डेंसिटी है यानी गैसों का जो घनत्व है वो कम होता जाता है, हम ये जानते हैं। तो
जो हमारे गैसों का घनत्व यानी जो डेंसिटी है वो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है जैसे कि हम हाइट में जा रहे हैं यानी ऊंचाई पे जा रहे हैं। इस कारण क्या होता है, इस कारण जब सनसेट होता है या फिर अगर हम सनराइज की ही बात करें यानी सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सन है, जो आपका सूर्य है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका सूर्य है और ये क्षितिज से नीचे है। तो इसकी क्या है, सनरेज पड़ रही है, ठीक है, सनरेज पड़ रही है और ये एटमॉस्फेयर में गई यानी वायुमंडल में गई। तो क्या हुआ, जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में जाती है यानी क्षितिज से ऊपर जाती है, यानी जैसे ही यहाँ से सनरेज निकली और ये क्षितिज से ऊपर गई, तो जैसे ही क्षितिज से ऊपर गई और ये इसने एटमॉस्फेयर में एंटर किया इस तरीके से, तो क्या हुआ, जैसे ही इसने एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो ये लेयर्स की डेंसिटी यानी जो आपकी क्या है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसकी अलग अलग डेंसिटी है, उसके कारण क्या हुआ, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हुआ। अपवर्तन हुआ तो ये कुछ इस तरीके से क्या हो गई, बेंड हो गई और ये हमारी आंखों तक पहुंच। तो क्योंकि क्या हो रहा है, जो आपके सूर्य की किरणें हैं वो आपके अलग अलग माध्यम से ट्रैवल कर रही है, अलग अलग मीडियम से ट्रैवल कर रही है, और जो हम जानते हैं एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो भी चेंज होती रहती है, यानी नीचे उसकी जो पृथ्वी की सतह पर उसकी जो घनत्व है वो ज्यादा है, अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाए तो घनत्व कम होता जाए। तो जिस कारण क्या होता है, जो लाइट रेज है यानी जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या होती है, वो अपनी सतह, जो अपनी रास्ते में या अपने जो पाथ से बेंड हो जाती है यानी मुड़ जाती है, और मुड़ने की वजह से वो हमारी आंखों तक पहुंचती। अब जब हम इस लाइट को देखते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइट कैसे आ रही है, सीधी आ रही है और कहीं ऊपर से आ रही है, जिस कारण हमें जो सूर्योदय है या सूर्यास्त है उसके समय या सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद में हमें ऐसा लगता है कि आपका जो सन है, सूर्य है, वो क्षितिज से ऊपर है। यानी कि जब हम जानते हैं सनराइज होता है यानी सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, सूर्योदय से पूर्व आपका जो सूर्य है वो क्षितिज से नीचे है, पर उसकी जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, वो जा रही है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी जो आपका अर्थ का वायुमंडल है उससे पास हो रही है और हमारी आंखों तक यानी पृथ्वी में हमारी आंखों तक पहुंच रही। अब जब लाइट रेस ट्रैवल कर रही है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर की जो है डेंसिटी अलग अलग है, यानी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनका घनत्व, गैसों का घनत्व अलग अलग है, जिस कारण जो लाइट रेस है यानी प्रकाश की किरणें हैं, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या होती है, वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती है यानी रिफ्लेक्शन करती है या अपवर्तन करती है, जिस कारण क्या होता है, जो है लाइट रेस अपने पाथ से मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो जब हम उस प्रकाश की किरणों को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से सीधी कहीं क्षितिज के ऊपर से आ रही है, यानी हमारा सूर्य क्षितिज के ऊपर है, होराइजन से ऊपर है। यही वो कारण है जिस कारण हमें जो हमारा सन है, सूर्य है, वो हमें सनराइज यानी सूर्योदय, सनराइज यानी सूर्योदय से पूर्व, वास्तविक सूर्योदय से पूर्व हमें सूर्य दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के बाद हमें सूर्य दिखाई देता है। यही वो कारण है कि हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो चुका है और
या सूर्य की पोजीशन हमें होराइजन क्षितिज से ऊपर दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर हम सूर्यास्त की बात करें यानी सनसेट की बात करें तो हमें सनसेट के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है यानी सन दिखाई देता है। यानी द सन इज विजिबल अ लिटिल बिफोर द एक्चुअल sunrise and until a little after the actual sunset due to refraction of light through the atmosphere। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक दृष्टिगोचर होता है। The refractive index of air with respect to vacuum is 1.000029 यानी निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक 1.00029 है। Due to this, the apparent shift in the direction of the sun is by about half a degree and corresponding time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes। इसके कारण सूर्य की दिशा में लगभग आधे डिग्री का आभासी विस्थापन होता है जिसका वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त में तदानुरूप अंतर लगभग 2 मिनट होता है। यानी जो हमारा सनराइज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें सूर्य सनराइज यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद में दिखाई देता है यानी एक्चुअल वास्तविक सूर्यास्त या सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले दिखाई देता है। क्योंकि जो आपका एयर है, ठीक है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ, निर्वात यानी वैक्यूम के साथ 1.00029 है। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो कहाँ पे है आपका, ठीक है, जो है हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा दूरी पे। तो यानी जो सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, जो उसकी सूर्य की प्रकाश की जो किरणें हैं वो वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है, निर्वात से ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है और फिर एटमॉस्फेयर यानी एयर पे आ रही है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.00029। ये इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है। इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, जो एक्चुअल सनराइज होता है यानी वास्तविक क्या होता है, सूर्योदय होता है, उससे पहले और वास्तविक सनसेट यानी वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। क्योंकि रीजन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वैक्यूम के साथ 1.00029 है, ठीक है। तो इस कारण जब सनरेज ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट बेंड करती है, प्रकाश मुड़ जाता है। प्रकाश क्या करता है, मुड़ जाता है, जिस कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया है, जबकि सूर्य कहाँ पे है, होराइजन यानी क्षितिज से नीचे है। या फिर सूर्यास्त के टाइम पे हमें ऐसा लगता है अभी सूर्य अभी ऊपर ही है, जबकि वो होराइजन यानी क्षितिज से नीचे जा चुका है। कब, आपके सूर्यास्त के बाद। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस, यानी पृथ्वी 24 घंटे लेती है अपने अक्ष में पर घूर्णन करने के लिए। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं घूर्णन की यानी रोटेशन की, तो आप ये जानते हैं क्या होता है रोटेशन, एक
राउंड लेता है, अपनी एक्सिस में क्या करता है, घूर्णन होता है, रोटेट करता है। तो रोटेट कर रहा है यानी 360 डिग्री का चेंज आ रहा है। विस्थापन कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 360 डिग्री का विस्थापन आ रहा है। जो आपका विस्थापन है वो कितना है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये आपका 360 डिग्री का है। और आपको समय कितना लगता है एक चक्कर काटने में, यानी जो आपकी पृथ्वी है उसको एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। यानी टाइम टेकन यानी 360 डिग्री विस्थापित होने के लिए लिया गया समय कितना है, 24 घंटे यानी 24 आवर। तो अगर हम बात करें, हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी से देखे जाने पर 1 डिग्री विस्थापित होने में कितना समय लगता है। तो अगर हम बात करें कि हमें 1 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट देखना है कि कितना टाइम लगता है, यानी 1 डिग्री का जो विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, क्या कहते हैं हम इसे, विस्थापन कहते हैं। तो जो 1 डिग्री का जो विस्थापन है उसको होने में कितना टाइम लगेगा, तो 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे अपॉन कितना विस्थापन हो रहा है, 360 डिग्री का, ठीक है, 24 घंटे 360, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि हम इसे मिनट में बना दें। तो मिनट में कन्वर्ट कर दें, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 4 मिनट। कितना आया, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री विस्थापन, 1 डिग्री शिफ्ट होने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे। अभी तक हमने रिफ्रैक्शन की बात करी, ठीक है, हमने अपवर्तन की बात करी, उससे पहले हमने रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की बात करी। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हम करें। तो इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि आपके पास एक लाइट का सोर्स है, यानी प्रकाश का स्रोत है, जिसे हमने पॉइंट ए लिया है। क्या लिया है, पॉइंट ए लिया है। तो जो प्रकाश का स्रोत है यानी सोर्स ऑफ लाइट है, उससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, बहुत सारी रेज निकल रही है। तो जब पॉइंट ए से बहुत सारी रेज निकल रही है, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि जो हमारी प्रकाश की किरण है वो इंटरफेस, यानी एक ऐसे इंटरफेस में है, एक ऐसे हम मीडियम में लेते हैं जो कि डेंसर है, और उस डेंसर मीडियम को हमने वाटर लिया है यानी पानी लिया है, और ऊपर आप देख सकते हैं सेकंड हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, ठीक है, हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है जिसे हमने एयर लिया है। तो बच्चों जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको समझने के लिए हमें
कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेसिकली हमने जो समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, इसके लिए हम एक लाइट सोर्स लेंगे, कोई भी आपका प्रकाश का स्रोत हो सकता है, जो हम पॉइंट ए पे रखेंगे। और हमने किस में रखा है, एक डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में रखा है, जो कि वाटर यानी पानी है, आप देख सकते हैं। और आपका दूसरा मीडियम क्या है, एयर है यानी हवा है, जो कि हमारी विरल माध्यम है। इसके बीच में हमारा वाटर एयर इंटरफेस है, यानी आपका पानी हवा का एक इंटरफेस है। अब जैसे ही एक लाइट सोर्स से एक ऐसी किरण निकलती है, ऐसी लाइट रे निकलती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है किसके, आपके इंटरफेस के। तो क्या होता है, वो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइट रे ली जो कि 90 डिग्री पे है इंटरफेस के। तो जैसे ही लाइट रे पास हुई, ठीक है, ये डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से जो कि पानी है, उससे हवा की तरफ गई जो कि विरल माध्यम है। तो ये जैसे गई उसी रास्ते, उसी पाथ से वो वापस आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ऐसी लाइट रे ली जो थोड़ा सा ऑब्लाइक थी, यानी थोड़ा तिरछी थी, और वो नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही। क्या बना रही थी, एंगल आई बना रही। जैसे कि आप देख सकते हैं AO1 रे है, जब ये इंटरफेस पे पड़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ रेज, कुछ किरणें क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। O1C आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, और कुछ जो रेज थी वो क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई यानी अपवर्तित हो गई, जो कि आप देख सकते हैं O1B क्या है, ये आपकी अपवर्तित किरण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं O1B। अब इसी तरीके से हमने एक और रे ली जो हमने और ज्यादा तिरछी कर दी, यानी आप देख सकते हैं AO2, और हमने किस एंगल पे इसे इंटरफेस पे डाला, I डैश एंगल, ठीक है, I डैश कोण पे हमने इसे इंटरफेस पे डाला। तो हमने देखा कि अब जो रिफ्रैक्टेड एंगल यानी अपवर्तित कोण जो बना है वो पहले वाले कोण से थोड़ा बड़ा बना है, उसे हमने R1 नाम दिया, ठीक है। और हमने ये देखा कि इस केस में भी क्या हुआ, कुछ किरणें पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई, यानी क्या हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कुछ किरणें परावर्तित हुई और कुछ किरणें अपवर्तित हुई। तो इस केस में भी हमारा क्या हुआ, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ। चौथी किरण ली, अब हमने जो चौथी किरण ली उसे हमने क्या किया, जो हमारी इंटरफेस है उस पे वो क्रिटिकल एंगल, कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल पे हमने उस पे इंसिडेंट किया यानी अपतित किया, जो कि हमारा एंगल क्या है, IC है, आप देख सकते हैं। और ये किरण कौन सी है, AO3। और हमने जब इसे क्रिटिकल एंगल पे हमारा जो इंटरफेस है उस पे हमने इसे डाला, तो हमने क्या देखा कि जो रे है, ठीक है, जो रे है इसके बाद यानी क्रिटिकल एंगल वाली जो रे है वो सीधी इंटरफेस की डायरेक्शन में, यानी जो है इसने नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल जो आपका बना वो आपका 90 डिग्री का बना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है यानी जो आपकी अपवर्तित किरण है वो सीधे आपकी इंटरफेस की बाउंड्री से या इंटरफेस से ट्रैवल करती। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारी पांचवी रे है यानी पांचवी किरण है वो ली, और वो हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हमारे जो इंटरफेस है उस पे हमने डाली। तो जब जो प्रकाश की किरण है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, जो हमारी अब किरण है यानी इंसिडेंट एंगल है या अपतित कोण है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं ये आपकी किरण कौन सी है, AO4 है।
तो जैसे ही वो इंटरफेरेंस पे पड़ी वो क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। और कैसे रिफ्लेक्ट हुई, टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, यानी पूर्णतः क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसका मतलब ये है जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे अपतित होती है, या क्रिटिकल कोण जो है, जो कि क्रांतिक कोण है, उससे ज्यादा एंगल पर, उससे ज्यादा कोण पर अगर हम उसे अपतित करते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाती है, यानी वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। यानी जब भी हम किसी डेंसर मीडियम से, ठीक है, किसी डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से किसी रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम में जब भी हम किसी लाइट रे को डालते हैं और हम इस तरीके से उसे डालते हैं कि वो इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम उसे डालते हैं, तो वो पूर्णतः क्या हो जाती है, आपकी परावर्तित हो जाती है, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती। यानी when light travel from an optically denser medium to a rarer medium at the interference, it is partially reflected back into the same medium and partially reflected to the second medium. This refraction is called internal reflection. यानी जैसे कि हमने जो हमारे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस देखे, जो हमने पहली 3 किरणों के बारे में पढ़ा, जब हमने उसके बारे में पढ़ा तो हमने देखा जब भी हम किसी प्रकाश की किरण को डेंसर मीडियम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ क्या करते हैं, उसको इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, तो कुछ किरण का कुछ हिस्सा या जो पार्शियल रेज हैं, कुछ किरणें वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है यानी अपवर्तित हो जाती। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जो रिफ्लेक्शन इस केस में होता है, जब पार्शियली क्या होता है, रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है, उसे हम आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है, डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जब लाइट की रे यानी प्रकाश की किरणें क्या करती है, गमन करती है, और किस पॉइंट पे होता है, आपकी अंतःपृष्ठ पे होता है। आप जानते जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है या रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वो आपका इंटरफेरेंस यानी अंतरा पृष्ठ में होता है। When a light traveling in a denser medium is incident at the surface of a rarer medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle for the pair of medium, the ray is totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called the total internal reflection. यानी जब सघन माध्यम से गमन करने वाला प्रकाश विरल माध्यम की सतह पर इस प्रकार अपतित होता है कि आपतन कोण माध्यम के युग्म के लिए क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो किरण पूरी तरह से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कोई लाइट रे प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से सघन माध्यम से रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम पे जाती है और इस तरीके से उसके यानी इन दो मीडियम के, इन दो माध्यमों के इंटरफेरेंस में पड़ती है कि जो इंसिडेंट एंगल है यानी आपतित कोण है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। तो क्या होता है, जो आपकी लाइट रे है
यानी प्रकाश की किरण है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इस फिनोमेना को, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मैं आशा करती हूं आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है समझ में आ गया होगा, इसकी कंडीशंस भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इन कंडीशंस को ढंग से देखते हैं कि आखिर जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है यानी जो इसकी आवश्यक शर्तें हैं या नेसेसरी कंडीशन है वो आखिर है। The light must travel from a denser medium to a rarer medium, यानी प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी पहली कंडीशन तो यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि जो आपका लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। दूसरा है the angle of incidence must be greater than the critical angle of the pair of medium, यानी माध्यमों के युग्म के लिए अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यानी जो आपका इंसिडेंस एंगल है, अपतन कोण है, वो क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से आपका इंसिडेंट एंगल बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारी दो कंडीशन है यानी दो शर्तें हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहली ये है कि जो आपका प्रकाश है वो, जो आपका लाइट है वो सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम की तरफ ट्रैवल होना चाहिए यानी गमन होना चाहिए उसका, उसे जाना चाहिए। दूसरा जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी अपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल यानी जो आपका क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि IC यानी क्रिटिकल एंगल जो होता है वो एक ऐसा एंगल होता है यानी ऐसा इंसिडेंट एंगल है या फिर आप कह सकते हैं अपतन कोण है जिसपे अगर कोई लाइट रे इंटरफेरेंस पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? इंटरफेरेंस पे पड़ती है, यानी जब वो किसी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो उसका जो क्या होता है, उसका जो इंटरफेरेंस होता है उस पे जब पड़ती है और किस एंगल पे पड़ती है, क्रिटिकल एंगल पे पड़ती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है यानी अपवर्तित किरण है वो नॉर्मल के साथ यानी अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी जो एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा यानी 90 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, ये क्या है, आपका अभिलंब यानी नॉर्मल है और यहाँ पे आपकी एक लाइट रे है जो क्रिटिकल एंगल पे इस इंटरफेरेंस जो आपका इंटरफेस है उस पे पड़ रही है IC, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो लाइट रे है वो सीधे इस ग्लास का जो इंटरफेस है वहां पे ट्रैवल कर रही है और एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी जो कोण बना रही है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ये वही एंगल है जिस एंगल पे अगर हम किसी लाइट रे को इंटरफेरेंस पे डालते हैं डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ, इसे क्या करते हैं, भेजते हैं, गमन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाइट रे है यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है यानी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है यानी अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। When the angle of incidence in water reaches a certain critical angle, the refracted ray lies along the boundary having an angle of refraction
of 90 degrees, this angle of incidence is known as critical angle. यानी वो एंगल इंसिडेंस का या फिर वो अपतन कोण जो कि क्या करता है, पानी से ट्रैवल करता है और ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू रीच करता है जिसमें जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे जो है यानी अपवर्तित किरण है वो बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करती है, बाउंड्री में चलती है, बाउंड्री में भ्रमण करती है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो बनाती है यानी अपतन कोण जो बनाती है, जो आपका अपवर्तन कोण वो बनाती है, ठीक है, अपवर्तन कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल वो बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को या इस अपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्रैक्शन कैन स्टिल अकर, यानी ये सबसे बड़ा कोण होता है अपतन का जिसके लिए रिफ्रैक्शन हो रहा होता है यानी अपवर्तन हो रहा होता है। फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल द लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी अपतन कोण को क्रिटिकल एंगल जो आपका क्रांतिक कोण है इससे अगर हम ज्यादा लेते हैं तो जो हमारी लाइट रे है यानी प्रकाश की किरण है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाती है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच ray of light passing through a denser medium to the surface of a less denser medium are no longer reflected but totally reflected, यानी ये वो एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो अपतन कोण है जिसके बाद यानी जिससे अगर हम एंगल को ज्यादा कर दे तो क्या होगा, जो आपकी लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है और इस कंडीशन में वो सिर्फ क्या होगी, टोटली रिफ्लेक्ट होगी यानी पूर्णतः परावर्तित होगी, वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी यानी अपवर्तित नहीं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आपका क्रिटिकल एंगल का। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ा जिसमें हमने ये समझा कि हमें सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक हमें सूर्य क्यों दिखाई दे। फिर हमने पढ़ा आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने देखा कि किस तरीके से क्रिटिकल एंगल से अगर हम कम एंगल रखते हैं तो जो हमारी लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है, यानी कुछ किरणें क्या हो जाती है आपकी अपवर्तित हो जाती है और कुछ परावर्तित हो जाती है। फिर हमने ये देखा क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें क्या होता है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे आपको मिलती है। कैसी रे मिलती है, रिफ्रैक्टेड यानी अपवर्तित किरण आपको मिलती है और वो अपवर्तित किरण नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर आप इंसिडेंट एंगल यानी अपतन कोण को क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दें तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलता है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और हमने क्या देखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा। तो बच्चों आज हमने रिफ्रैक्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को देखा यानी वायुमंडलीय अपवर्तन को हमने देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। इसके बाद हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा यानी आपका आंतरिक परावर्तन देखा। फिर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण के बारे में समझा कि क्रांतिक कोण किस कंडीशन में होता है। तो मुझे आशा है
कि जो मैंने आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।